हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र में स्वागत है। ये चैनल हमने हमारे इतिहास के विद्यार्थियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए बनाया है, क्योंकि जो पुराने छात्र हैं और जो नए छात्र हैं जो इतिहास पढ़ना चाहते थे, लेकिन समयाभाव के कारण और बहुत सारे दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण यह संभव नहीं था। इसलिए YouTube चैनल के माध्यम से मैंने इस पढ़ाई करवाने को उपयुक्त समझा और आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। आज हमारा इतिहास को लेकर पहला टॉपिक है। यह टॉपिक छोटी से छोटी क्लास जहां से इतिहास शुरू होता है, वहां से लेकर यूपीएससी तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में, इस विषय के बारे में अगर मैं अपनी राय रखूं तो मेरा यही कहना है कि इतिहास रटने का विषय नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इतिहास को लेकर एक भ्रांत अवधारणा पाले हुए हैं कि इतिहास को रटेंगे और जाकर वैसा का वैसा पेपर में उतार देंगे, जबकि इतिहास को रटना कतई संभव नहीं है। आप इतिहास को कितना रटोगे? प्राचीन भारत रटोगे, मध्यकालीन भारत पढ़ने को आओगे, प्राचीन भारत भूल जाओगे। आधुनिक भारत पढ़ने को आओगे, मध्यकालीन भारत भूल जाओगे। विश्व का इतिहास पढ़ने को आओगे, आधुनिक भारत भूल जाओगे। यानी इसको आप पूरी जिंदगी भर रटते रहें तो भी आपको इतिहास याद नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा यह भी मानना है कि इतिहास रटने का नहीं, समझने का विषय है। अगर आपने उसको समझ लिया, अगर उस विषय के प्रति आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको इतिहास रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। यही मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को पहले भी कहता रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि इतिहास रटने का विषय नहीं है, इतिहास समझने का विषय है। तो इतिहास क्या है? इतिहास हमारे समाज की राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक अविरल निरंतर यात्रा है। पहले व्यक्ति समाज कैसा था, आज कैसा है। पहले जो था वो यात्रा करते 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 आज इस स्थिति में कैसे पहुंचा, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास है। तो पहले टॉपिक को लेते हुए मैं इसी यात्रा को संक्षिप्त में बताऊंगा, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मानव की यात्रा कैसे चली है। क्योंकि जो नए विद्यार्थी होते हैं वो आज अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं, घर देखते हैं, सड़कें देखते हैं, बिजली के खंभे देखते हैं, दुकानें देखते हैं, बाजार देखते हैं, और उसी को देखते हुए वो बड़े होते हैं। वो ये नहीं समझ सकते कि आदि मानव का जीवन कैसा रहा होगा और आदि मानव से लेकर आज के सभ्य समाज तक की जो यात्रा है वो इंसान ने कैसे तय की। आखिर आदि मानव से लेकर सभ्य समाज तक की जो यात्रा है उसी का तो लेखा जोखा इतिहास में है। तो हम इस विषय में यहां देखेंगे कि आदि मानव से सभ्य समाज तक की, आज की आधुनिक व्यक्ति तक की जो यात्रा है, आधुनिक समाज तक की जो यात्रा है, वो किस तरीके से चली और उसमें किस तरीके से क्रमशः उन्नति होती गई। एक मैं संक्षिप्त विवरण में आपको शुरू से लेकर आज तक का एक संक्षिप्त विवरण बताऊंगा, जो आपको पूरे इतिहास को समझने के लिए एक बेसिक आधार का काम करेगा। दोस्तों,
जब हम बात करते हैं आदि मानव की, तो आप एक कल्पना कीजिए कि जब शुरुआत में मानव का उद्भव हुआ होगा तो मानव कैसा रहा होगा। आप कल्पना कीजिए, शुरुआत में मानव की जद्दोजहद सिर्फ जिंदा रहने तक की ही थी। तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए उसे? जिंदा रहने के लिए उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, और जो वायु है, ऑक्सीजन, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं थी। भोजन और पानी उसकी महती आवश्यकता थी। तो आप समझिए कि इंसान ने सबसे पहले रहना जो है जल स्रोतों के आसपास शुरू किया होगा, और सर्दी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए वो उन जल स्रोतों के पास रहे होंगे जो किसी गुहाश्रय, गुफाओं के नजदीक हो, और साथ में आसपास में जंगल हो, ताकि उसके भोजन की व्यवस्था हो सके। आदि मानव ने भोजन शिकार द्वारा प्राप्त किया होगा, कंद मूल फल जो वनोपज कहलाते हैं उनसे प्राप्त हुआ होगा, मछली जो जल से प्राप्त होती है उससे किया होगा, और जो पशु पक्षी हैं जिनको दूसरे जानवरों ने मारा है और उनको मार के खाने के बाद में बाकी का जो छोड़ दिया है उससे भी उन्होंने भोजन प्राप्त किया होगा। आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के यही तरीके रहे होंगे। और पानी के लिए जिसकी आवश्यकता घंटे 2 घंटे में पड़ती रहती है, उस वक्त कुंभकारी यानी बर्तन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो उन्हीं आसियानों के पास में रहता होगा जो जल स्रोतों के पास में हो, ताकि वो बार बार जाकर जल पी सके। फिर धीरे 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 जैसे ही मानव की यात्रा चलती रही होगी, उसने विभिन्न आने जाने वाले मौसमों, सर्दी, गर्मी, बारिश को देखा होगा। उसने नव अंकुर फूटते देखे होंगे, नए नए छोटे छोटे पौधे उगते देखे होंगे, जिसको देखकर उसको कृषि को समझने में थोड़ी बहुत सहायता मिली होगी, और उसने कृषि के बारे में अपना ध्यान लगाकर कुछ उसमें नवाचार किए और कृषि शुरू की। लेकिन वो शुरुआती कृषि थी, उस वक्त उनको न तो फसल चक्र का ज्ञान था और न ही कौन सी फसल किस ऋतु में बोई जाती है वो पता था। जैसे तैसे उन्होंने कृषि को शुरू किया होगा, जिससे बहुत ही कम उपज रही होगी, क्योंकि उस वक्त कृषि तकनीकों का उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहा होगा। लेकिन वो कृषि निर्वाह मूलक कृषि कही जाती है। निर्वाह मूलक कृषि का अर्थ है कि व्यक्ति उतना ही उत्पादन कर पाता है जितने से उसका मुश्किल से निर्वाह हो सके, यानी उसके पास में कृषि अधिशेष नहीं बचता था। धीरे धीरे उसने कृषि तकनीकों का विकास किया, फसल चक्रों की उसने जानकारी हासिल की और फसलों को बोना शुरू किया। उससे फिर उसको कृषि अधिशेष मिलना शुरू हो गया। दोस्तों, कृषि अधिशेष से ही मानव सभ्यता का विकास होता है, क्योंकि कृषि अधिशेष का मतलब है कि एक परिवार द्वारा कृषि करने के बाद में उसके पूरे साल की भोजन की व्यवस्था हो जाती है, और उसके बाद में भी अन्न बचता है। उस बचे हुए अन्न का सभ्य समाज क्या करेगा? वो बचा हुआ अन्न उन लोगों के काम में आएगा जो कृषि से
भिन्न हैं, जो कृषि कार्य में संलग्न नहीं है। जैसे ही कृषि अधिशेष बचने लगा तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ने लगी। जैसे कृषि तकनीकी का विकास हुआ तो कृषि के लिए हल, कुदाल वगैरह इन चीजों की शुरुआत हो गई। तो कुछ लोग हैं ये चीजें हैं बनाने में लग जाएंगे। बैलगाड़ियां आवागमन के साधनों के रूप में आई तो कुछ लोग हैं वो बैलगाड़ियां बनाने में लग जाएंगे। कुछ लोग अन्न को रखने के लिए टोकरियां बनाने में लग जाएंगे। कुछ लोग थैले बनाने में लग जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे ही कृषि अधिशेष हुआ, इंसान है वो एक जगह पर बसना शुरू हो गया, क्योंकि उससे पहले उसको भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, अर्थात उसका जीवन खानाबदोश था। जैसे ही कृषि अधिशेष यानी एक ही जगह से उसको इतना प्राप्त होने लगा कि उसके 12 महीने का निर्वाह उससे हो जाए, तो उसको फिर किसी दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं थी। और कृषि अधिशेष ने ही इंसान को स्थिरवासी बनाया। छोटे छोटे गांव बनने लगे, थोड़े बहुत उद्योग स्टार्ट हो गए जिनमें कुछ लोग लगे हुए थे। उनके भरण पोषण का जो काम है वो उसी कृषि अधिशेष से होने लगा। जिन लोगों ने उद्योग छोटे छोटे लगाए उन्होंने अपनी एक जगह तय कर ली, वहीं पर वो अपने उद्योग धंधे चलाते थे। वही जगह धीरे धीरे बाजारों में परिवर्तित होने लगी। बाजारों में परिवर्तित होने के कारण बाहर के लोग भी वहां खरीद फरोख्त और व्यापार व्यवसाय के लिए आने लगे। उनका आवागमन बढ़ता गया, बाहर के लोग वहां बसने भी लगे। इस तरीके से नगरों का विकास हुआ और यह यात्रा नगर के साथ साथ में लेखा पड़ी, क्योंकि व्यापार है तो लेखा जोखा भी रखना पड़ेगा। उसका विकास हुआ। मनुष्य स्थिरवासी हो गया। स्थिरवासी होने के कारण उसका जो जीवन था वो उपजाए हुए अन्न और सब्जियों पर ज्यादा निर्भर हो गया। उन अन्न को पकाने के लिए, मिलाने के लिए, संग्रहित करके रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इस तरीके से बर्तन बनाने की कला अर्थात कुंभकारी, उसका विकास हुआ और नए नए बर्तन हैं वो अस्तित्व में आने लगे। नगरों का विकास हुआ, कुंभकारी का विकास हुआ, बस्तियां बसी, लेखे जोखे के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए। भाषा का आविष्कार हुआ और इस तरीके से मानव जीवन है वो सभ्य बना। धीरे 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 ये सभ्यता का विकास होता रहा। राजनीतिक व्यवस्थाएं उपजी, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य अस्तित्व में आए और ये यात्रा धीरे धीरे ऐसे ही चलती रही और आज इस स्थिति में पहुंची है। इसी यात्रा को हम इतिहास में पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है यही खत्म होता है और सभी को नमस्ते।